Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry curriculum for class 12. We are discussing unit number 6, which is about transition elements. This is our second lecture from this unit. This lecture is about general physical properties of first row of the transition elements. This lecture is based on student learning outcome. We state that identify the general physical properties of first row transition elements. You can study this topic in your textbook. The topics are 6.2.1 and 6.2.2. स्टूडेंट सबसे पहले हम इन एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो समरी की फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यूँ समराइज़ किया गया है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई किस वजह से? दिस इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग इन दैम। किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक और इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं। अगर ये बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, और अगर ये बाइंडिंग फोर्सेस वीकर होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या जाहिर करते हैं कि इन एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग मौजूद है। दे हैव हाई डेंसिटीज ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन द लेटर्स। सो डेंसिटी का मतलब मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एटम का मैस ज़्यादा हो या उनकी पैकिंग ज़्यादा क्लोज हो तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। They are good conductors of electricity because they have free electrons, and they are good thermal conductor. They are also good conductor of heat due to the same reason. They have a shiny metallic luster. इनकी surface shiny होती है, and they are hard and strong, which make them suitable for the construction and the manufacturing. Example is the iron metal, and they show the magnetic properties like paramagnetism, ferromagnetism, and these properties are utilized in various applications like MRI imaging etc. तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज किया गया है एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। तो ये तो जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जिनको इन पॉइंट्स में समराइज़ किया गया है। अब हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को कुछ डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स कि किसी सब्सटेंस के एक यूनिट वॉल्यूम का मैस कितना है। मिसाल के तौर पे स्कैंडियम की डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्रोमियम की डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि स्कैंडियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैस 3 ग्राम है और क्रोमियम का के 1 सेंटीमीटर क्यूब का मैस 7.2 ग्राम है। अब ये जो है डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? जैसे आप ये देख रहे हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी सब्सटेंस के एटम्स का मैस ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह अगर उसका जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम अगर जो है वो ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। इसके अलावा डेंसिटी जो है ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि किसी सब्सटेंस में एटम की क्लोजेस्ट पैकिंग कैसी है।
अगर किसी सब्सटेंस में एटम की क्लो जो है वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह डेंसिटी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है। मोर क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ द एटम्स, मोर डेंसिटी। Now let's see how density varies across first series of outer transition element, that is d block elements. हम observe करते हैं कि density increases from scandium to copper, और डेंसिटी फिर जो है वो कॉपर से जिंक तक डिक्रीज करती है। जिंक की डेंसिटी यानी इसका मतलब हुआ कि कम है। डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जैसे कि आप इस ग्राफ में डेंसिटी की वेरिएशन देख रहे हैं अक्रॉस द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी स्कैंडियम से लेके जो है ये आप ऑब्जर्व कीजिए कि कॉपर तक जो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है विद सम मिनिमम वैल्यूज एनोम which you can say anomalies या unusual behavior shown by manganese, और इसके बाद इन जनरल की कॉपर से जिंक की तरफ डिक्रीज कर रही है। इसकी रीज़न जो है वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेंसिटीज जो हैं ये स्कैंडियम से कॉपर की तरफ क्यों इंक्रीज करती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी जो है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass and density is inversely proportional to वॉल्यूम। तो इस तरह across the first series of outer transition elements हम दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात कि एटॉमिक मास इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो एटॉमिक मास क्यों इंक्रीज करता है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और दूसरी एटॉमिक वॉल्यूम decreases from scandium to copper। अब इसकी क्या रीजन है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज किस वजह से इंक्रीज कर रहा है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि न्यूक्लियस पुल द इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजली टुवर्ड इटसेल्फ, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस and hence the atomic volume. That is, electrons are pulled more closer to the nucleus. Electrons are pulled more closer to the nucleus, resulting in decrease in atomic radius and hence the atomic volume। तो इस तरह मैस इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी फ्रॉम द स्कैंडियम टू कॉपर। हमने शुरू में देखा कि जिंक की डेंसिटी कॉपर से जो है वो कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह ये है कि जिंक का एटॉमिक रेडियस जो है वो कॉपर से ज़्यादा हो जाता है।
इसकी वजह d orbital becomes completely filled with the electron. d orbital completely filled with electrons. Secondly, so electron repulsion increases. So this result in the less tight packing of the atoms. Less tight packing of the atoms, और मेटलिक बॉन्डिंग भी कंपैरेटिवली वीकर हो जाती है. मेटलिक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीकर. तो इस तरह मेनली वॉल्यूम की इंक्रीज होने की वजह से, यानी जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ऑल्दो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा होता है. सो देयर इज मोर इंक्रीज इन द एटॉमिक वॉल्यूम एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास, सो डेंसिटी डिक्रीजेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ज़हन में रखिएगा कि जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम क्यों है. मैग्नीज की डेंसिटी क्रोमियम के बाद इंक्रीज नहीं करती, सेम रहती है. क्या रीज़न? आपको शुरू में एक बात बताई कि डेंसिटी का ताल्लुक एटॉमिक स्ट्रक्चर से या लेटेस्ट से भी है. मैग्नीज हैज complex crystalline structure which is body centered cubic. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नीज में एटम्स की पैकिंग क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैस ज़्यादा होने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी. तो ये स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डेंसिटी, इसमें हमने ये स्टडी किया कि डेंसिटी की वेरिएशन जो है वो अक्रॉस द सीरीज कैसे होती है. इन स्कैंडियम से कॉपर तक इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है. हमने ये देखा कि जो स्कैंडियम से कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज करने की क्या रीज़न है, जिंक की डेंसिटी कम होने की क्या रीज़न है, और इसमें हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैग्नीज की डेंसिटी वो इंक्रीज नहीं करती. तो इसकी क्या रीज़न है? ये 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपने याद रखने हैं. स्टूडेंट, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक रेडियाई. नाउ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरीज across the period, across the first series in 3 ways. 3 तरह से ये वेरी करती है. जी स्टूडेंट्स, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक डिक्रीज करता है. उसके बाद क्रोमियम से निकल तक तकरीबन कांस्टेंट रहता है, जैसे आप वैल्यू से देख रहे हैं. और उसके बाद एटॉमिक रेडियस निकल से जिंक तक इंक्रीज करता है. हम
इस वेरिएशन को इस ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ये देख रहे हैं, विच शो द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई across the first series of outer transition elements। तो अब हम इसकी रीज़न जो है वो स्टडी करेंगे। इनफैक्ट दो फैक्टर एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन करते हैं। नंबर वन इज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम जो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है, उसकी क्या रीज़न है। तो उसकी दो रीज़न है। जो नंबर वन जो रीज़न जो है वो ये है कि फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जिससे क्या होता है कि इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो दूसरा फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 3D ऑर्बिटल में, और 3D ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी क्योंकि 4s से कम हो जाती है, इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जब 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा 4s ऑर्बिटल के लिए वो कम होगा। तो दूसरी रीजन क्या होगी? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स और 3D इलेक्ट्रॉन्स फॉर 4s ऑर्बिटल। तो इस तरह जो इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज जो है वो कम है, जिसका नतीजा क्या होगा? देयर विल बी a decrease in the atomic radius. Result, this is decrease in atomic radius या प्लूरल इन एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई। तो अब हम देखते हैं कि क्रोमियम से निकल तक एटॉमिक रेडियाई जो है वो कैसे वेरी करती है। तो हम जैसे पहले देख चुके हैं कि इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी जो है वो क्या रीजन है? नंबर वन इज इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में फिल होते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन इंक्रीज कर जाती है। इन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से 3D ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने लगता है। दूसरा फैक्टर जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। सो बोथ फैक्टर काउंटर बैलेंस ईच अदर। जिसका नतीजा क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है ये तकरीबन कांस्टेंट रहता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि निकल से जिंक तक एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज करता है उसकी क्या रीज़न है। तो दो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब 3D ऑर्बिटल जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट फिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है।
So shielding effect significantly increases due to the filling of more electrons and increase in the electron repulsion or inter-electronic repulsion. और दूसरी बात ये कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, लेकिन अब शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज उसको डोमिनेट कर जाती है. So, although effective nuclear charge increases, but increase in shielding effect dominates the nuclear charge. So, what is the conclusion? Conclusion is decrease in increase in the atomic radius. Increase in atomic radii. तो स्टूडेंट्स, हम ये 3 तरह की वेरिएशन फिर देख लीजिए कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है. उसकी वजह ये है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करता है. उसके बाद क्रोमियम से निकल तक ये कांस्टेंट रहता है. उसकी वजह ये कि दोनों फैक्टर एक दूसरे को जो है वो काउंटर बैलेंस करते हैं. और उसके बाद निकल से जिंक तक ये जो है एटॉमिक रेडियस फिर इंक्रीज करता है. तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर जाता है या उससे बढ़ जाता है. जी, नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड upon the strength of binding forces in a substance. It depends upon the strength of binding forces. Binding forces in a substance. अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं क्या हैं? दे आर मेटल्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या हैं? दीज आर द मेटल्स. ये मेटल्स हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दिस इज मेटेलिक बॉन्डिंग, जो कि एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मेटेलिक बॉन्डिंग है. और तीसरी बात जो है वो ये होगी कि स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो है, ये एलिमेंट भी जो है वो मेटल्स हैं, लेकिन उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो हैं. लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो उसकी जो है वो रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी 4s में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो 4s इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और 3d ऑर्बिटल में मौजूद जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेड नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं. बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन.
इस तरह जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 4s और 3d दोनों को मिला के, उतनी स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट में क्योंकि सिर्फ जो है वो एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4s स्पेसिफाइड, एस में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो लो हैं। अब यहाँ भी हम जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशंस ऑब्जर्व करते हैं। Now the variation in melting and boiling point across first series of outer transition elements। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो एक दफ़ा फिर बता दूं कि दिस ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इज इरेगुलर। तो नंबर वन जो है वो क्या हो गया कि फ्रॉम scandium to vanadium there is increase in the melting and boiling point. There is increase in melting points and boiling points। तो इसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू increase in the number of electrons involved in the metallic bonding। It is due to increase in the number of electrons involved in metallic bonding, involved in metallic bonding। तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक बॉन्डिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4s और 3d दोनों में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं स्कैंडियम से वेनेडियम तक। स्कैंडियम में एक 3d इलेक्ट्रॉन, उसके बाद टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3। तो इस तरह जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मेटालिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह मेटालिक बॉन्डिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब आयरन से निकल तक, अब हम देखते हैं कि आयरन से निकल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट हैं। अब इसकी रीज़न जो है वो ये है कि मैंगनीज के बाद जो है वो आयरन, निकल जो है इसमें ये क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। जारी बात मेटालिक बॉन्डिंग उस सूरत में वीकर हो जानी चाहिए, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से डिक्रीज नहीं करते कि इन एलिमेंट्स में जो पैकिंग है एटम्स की वो एफिशिएंट है, और इफ़ेक्टिव पैकिंग की वजह से जो है वो इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी। तो इसको हम जो है वो यूं डिस्क्राइब करेंगे कि ऑल्दो नंबर ऑफ unpaired electrons in d orbital decreases, but the packing of atoms is more efficient, is
more efficient। तो इस तरह जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने का इफेक्ट जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। दैट remains constant। melting and boiling points almost remain constant। तो निकल से जिंक तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करते हैं। सिंपल रीजन, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D ऑर्बिटल। तो इसमें निकल ये जो सॉरी कॉपर और जिंक में 3D में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं। तो जिंक में 4s में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेड हैं। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम दो केसेस स्पेशली डिस्कस करेंगे कि जो मैंगनीज के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली लो हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंगनीज के लेस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, उसकी क्या रीज़न है? तो इसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड इसका आंसर है मैंगनीज के 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल जो है ये बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन जो है होती है। तो ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्टेबल कन्फिग्रेशन, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। दे आर नॉट readily available for bonding purpose। अब ये बॉन्डिंग पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं है, जाहिर पर मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी। दैट विल बी दे विल बी पुअर मेटालिक बॉन्डिंग। और पुअर मेटालिक बॉन्डिंग की एक और रीज़न भी जो है वो हमारे सामने आती है। दिस इज लेस एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स। लेस एफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम्स। तो इन दोनों का नतीजा जो है वो क्या निकलता है? दिस इज पुअर मेटालिक बॉन्डिंग। पुअर मेटालिक बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से लो होंगे। अब हम एक और एनोमली डिस्कस करते हैं कि जिंक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है इस सीरीज में। अगेन इसका ताल्लुक भी इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है। तो अगर आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जिंक विद एटॉमिक नंबर 30, तो इसका जो 3D ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड है। 3D में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये हाईली स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन भी मेटालिक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब 3D में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में
जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो वीकर होगी, क्योंकि अब सिर्फ 4s में मौजूद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन और फॉर बॉन्डिंग। तो इसका रीज़न ये होगी कि ये इस वजह से अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो गए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पर स्पिन करता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। तो इस तरह एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। तो ऐसे एटम को अगर जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये एटम जो है दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंसेस को जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो कहते हैं। अब ऐसे एलिमेंट के बारे में जो है वो एक और बात जो है वो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कि इनके एटम्स के ये जो टाइनी मैग्नेट हैं ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नेबरिंग एटम्स। लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो तमाम जो एटम्स हैं उनके जो टाइनी मैग्नेट हैं उनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म किया जाता है तो उसके बाद इसके बाद जो है वो दोबारा इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरह इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, क्योंकि जब ये इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल अरेंज हो जाएंगी तो उस वक्त ये जो है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह इनमें ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो रखा जाए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया जाए तो इसमें ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आज स्टूडेंट्स ये जो है प्रॉपर्टी एक दफ़ा जो है वो फिर देख लीजिए। जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसमें जो है वो ये बात आप ये भी ज़हन में रखिए कि ये जो टाइनी मैग्नेट हैं ये दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द नेबरिंग एटम। लेकिन जब हम इनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल अरेंज हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव किया जाएगा तो ये अब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह
जो है वो इनमें जितने भी ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इतना ही स्ट्रांगर इनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ बोर्स मैग्नेट्रॉन। अब एक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इन ट्रांजिशन एलिमेंट की, इनमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है इनका एक और फर्क ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एटम के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनमें एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एटम के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है और इस तरह उनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव भी कर दिया जाए तो उसके बाद भी जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो उनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। तो इस वजह से यानी ये सब्सटेंसेस उस वक्त भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया जाए। तो इस तरह इन एलिमेंट्स को परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, so they are about million times as compared to the paramagnetic substances। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो रिटेन रखेंगे इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह इन्हें हम परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली। जी, ये थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिज्म। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनको वीकली रिपेल करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और फिनोमिनन डायमैग्नेटिज्म। ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी दो की फॉर्म में, और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये
दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही ऑर्बिटल में, इनमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस वजह से इनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी और इस तरह उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो इस तरह जो है वो नेट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सब्सटेंसेस जो हैं वो इस तरह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मिसाल के तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके डी ऑर्बिटल में और एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली जो है वो पेयर्ड हैं और आयनिक फॉर्म में भी इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली जो है वो फिल्ड है विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ये जो एलिमेंट है जिंक और इसके कंपाउंड ये क्या होंगे, दे विल बी diamagnetic. So paired electrons, they spin in opposite direction. Opposite magnetic line of forces या opposite magnetic field. Fields, magnetic moments cancel each other. Magnetic movements cancel each other. तो एग्जाम्पल जिंक जिसके 3D ऑर्बिटल जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड हैं और 4s में भी इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको फ़र्क जो है वो मालूम रखना है, सॉरी फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क है और कौन से एलिमेंट डायमैग्नेटिक हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक हैं, कौन से फेरोमैग्नेटिक हैं। स्टूडेंट्स अब हम जो है वो एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ द एलाय फॉर्मेशन। तो एलाय क्या चीज़ है? इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल जो कि डिज़ायर्ड यूजफुल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोजेस करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो दो तरह के एलाइज जो हैं वो क्या कहते हैं बनाते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशनल एलाइज। सब्स्टिट्यूशनल एलाइज ऐसे एलाइज को कहते हैं जिसमें एक मेटल दूसरी एटम के मेटल को जो है वो क्रिस्टल लेटस में रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करता है। यानी डिफरेंट मेटल्स को, ट्रांजिशन मेटल्स को अगर मेल्ट करके मिक्सअप किया जाए तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान इन डिफरेंट मेटल के एटम जो हैं वो एक दूसरे की पोजीशन या लेटेस्ट पॉइंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एलाइज जो हैं वो किस वजह से ये ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं? दिस इज ड्यू टू देयर सिमिलर एटॉमिक रेडियस, सिमिलर मेटालिक बॉन्डिंग एंड सिमिलर क्रिस्टल लेटस। तो ऐसे एलाइज जो हैं इसकी एग्जांपल हो गई स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस steel, which is the alloy of iron, chromium, nickel, manganese, etc. इसी तरह जो है वो एक और एग्जांपल आप जो है वो ब्रास की देख लें। ब्रास जो है दिस इज़ द alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक। और इस तरह जो ब्रोंज है, ब्रोंज इज द alloy ऑफ
इट इज़ द कॉपर एंड टिन। अब दूसरी किस्म का जो एलाय है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एलाय। किसे कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल एटम जब क्लोजली पैक करते हैं तो उनके एटम के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस में दूसरे स्मॉल एटम यानी कार्बन, हाइड्रोजन, बोरान वगैरह एंटर हो सकते हैं और जिसकी वजह से जो होमोजेनस जो मिक्सचर बनेगा वो इंटरस्टिशियल एलाय कहलाएगा। इसकी जो है वो एक एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल इज द इंटरस्टिशियल एलाय ऑफ आयरन एंड कार्बन एटसेट्रा। सिंपल स्टील जिसमें जो आयरन के एटम्स के दरमियान जो इंटरस्टिसेस हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो है वो उनको जो है ये फिल कर लेते हैं। दे आर फिल्ड बाय द कार्बन एटम्स। लाइक अगर जो है वो मैं इसको रेड से शो करता हूँ तो ये कार्बन एटम जब इंटरस्टिसेस को फिल करेंगे तो ये इंटरस्टिशियल जो है ये एलाइज कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की हैं। दे आर द डेंसिटी, atomic radii, melting and boiling points, magnetic properties एंड अलाय फॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट्स आप बुक से रीड कीजिए और साथ उसको समझने के लिए इस लेक्चर की हेल्प लीजिए। अल्लाह हाफिज़।